हॉब्स के राज दर्शन में निरंकुशवाद या व्यक्तिवाद, कुछ लोग कहते हैं हॉब्स निरंकुशवादी विचारक था और कुछ लोग कहते हैं हॉब्स व्यक्तिवादी विचारक था। आज इसके बारे में बात हम कर लेते हैं। तो ये बात है, हॉब्स के निरंकुशवादी विचार के अंतर्गत हम इधर निरंकुशवाद ले लेते हैं। निरंकुशवाद के और उधर निरंकुशवाद के तत्व देते हैं। निरंकुशवाद से संबंधित से हैं, निरंकुशवाद की बात कर लेते हैं इधर। और दूसरी बात इधर व्यक्तिवाद की बात करते हैं। व्यक्तिवाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में मैक्सी के अनुसार हॉब्स निरंकुशवादी होते हुए भी हॉब्स अंत तक व्यक्तिवादी है। सेवाइन के शब्दों में हॉब्स एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों का प्रारंभ किया है, परंतु उनके विचारमंत में निरंकुशवाद आ जाता है। हॉब्स के निरंकुशवाद के तत्व के अंतर्गत हॉब्स के राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता निरंकुश और अपरिमित संपूर्णता का सिद्धांत दिया है। हॉब्स से पूर्व बोना ने भी ये कह चुका है, संपूर्णता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का बंधन नहीं है, तथापि वह इतना अवश्य मानता है प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून और अपनी संपत्ति रक्षा करने का अधिकार व्यक्ति का अधिकार है। ये सब संपूर्णता की सीमा निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हम उनके सिद्धांतों में ये अस्पष्ट किंतु निश्चित असंगति पाते हैं। इस संगति का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है उसने संपूर्णता की धारणा का पूर्ण रूप से विश्लेषण नहीं किया है। तो हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियथन में राज्य की निरंकुशवाद का एक सार्वभौम क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया है। संपूर्ण को उन समस्त बाधाओं और सीमाओं से मुक्त कर दिया है जो फ्रेंच विचारक बोना ने उस पर लगाई गई थी। सेवाइन के शब्दों में बोना ने संपूर्णता पर जो असंगतिपूर्ण मर्यादाएं आरोपित की थी, हॉब्स ने उससे बिल्कुल मुक्त कर दिया है। इस प्रकार बहान ने लिखा है, हॉब्स ही वह दार्शनिक है जिसने संपूर्ण रूप से निरंकुशता का प्रतिपादन किया है। हॉब्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप निरंकुश राज्य की उत्पत्ति होती है और प्राकृतिक अवस्था शाश्वत संघर्ष की अवस्था है। इसका अंत करने के लिए लोगों ने एक सामान्य सत्ता की स्थापना पर बल दिया है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के साथ समझौता करता है और अनुबंध करता है। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य का शपथ देता है, मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति के समूह को इस हद पर अपने अधिकार देता हूँ, स्वयं भी अपने पर शासन करने के अधिकार का परिचय करता हूँ, तू भी अपने अधिकार इस व्यक्ति के समूह को सुशासन के अधिकार छोड़ देगा। हॉब्स ने इसे लेवियथन भी कहा है और यही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संप्रभु है। हॉब्स के संप्रभु और लेवियथन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इसको हम बताते हैं आगे। असीमित क्या है? संपूर्णता असीमित है। नंबर 1 जो आती है वो आती है संपूर्णता असीमित है। संपूर्णता असीमित है। संपूर्ण समस्त कानून का स्रोत है। स्रोत है संपत्ति का इसका और नियामक है। शक्तियों का एकमात्र स्रोत है।
स्रोत है, यहाँ का स्रोत है। संपूर्ण का स्रोत है। चर्च संपूर्ण का दिन है। इस तरह से हॉब्स की राजनीति दर्शन में हम निम्न कोशवाद के दर्शन करते हैं। इसके अंतर्गत ये मान सकते हैं हॉब्स की संपूर्णता की सबसे प्रमुख विशेषता है कि उसकी असीमितता है और संपूर्ण ईश्वरीय प्राकृतिक या अन्य किसी प्रकार कानून से बाध्य नहीं है। राज्य कानून संपूर्ण की आज्ञाएं मात्र हैं, वह उनसे ऊपर है। उस पर यदि कोई अंकुश या नियंत्रण लगाए जाए तो फिर वह संपूर्ण ही नहीं रह जाए। इस प्रकार संपूर्णता पूर्णतः असीमित है और निरंकुश है। संपूर्ण समस्त कानूनों का स्रोत है। एक दूसरी विशेषता है समस्त कानून का स्रोत है। यह संपूर्ण का अर्थ समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होने वाली कानून का निर्माण करने की शक्ति होना है। हॉब्स के अनुसार वह शक्ति माँ संपूर्ण में ही निहित होती है और संपूर्ण ही कानून की व्याख्या करता है। संपूर्ण संपत्ति का सृष्टा और नियामक भी है, क्योंकि संपत्ति के कानूनी अधिकार का जन्म राज्य के साथ होता है और संपत्ति का सृष्टा संपूर्ण ही होने के कारण संपूर्ण जब चाहे व्यक्ति से उसकी संपत्ति ले सकता है। इस प्रकार हॉब्स मोना के सिद्धांत को अस्वीकार नहीं करता है कि संपत्ति छीन नहीं सकता। प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। हॉब्स का संपूर्ण समस्त प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है, पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और समस्त अधिकारी उसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संपूर्ण हॉब्स के अनुसार संपूर्ण न्याय का एकमात्र स्रोत भी है। शासक को न्याय का स्रोत या न्यायाधीश को सिंहासन के नीचे सिंह बनाकर हॉब्स की न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का खंडन किया है। इस प्रकार हॉब्स की विचारधारा में शक्ति विभाजन या नियंत्रण और संतुलन के लिए भी कोई स्थान नहीं है। हॉब्स अपने संपूर्ण में अधिकार केवल संपूर्ण में निहित होते हैं। राज्य में हॉब्स विद्यमान किसी व्यक्ति या परिवार, चर्च, अन्य किसी समुदाय में अधिकार को स्वीकार नहीं करता है। इस बात का प्रतिपादन करता है व्यक्ति को समुदाय का एकमात्र स्रोत संपूर्ण है। उन्हें केवल वही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जो संपूर्ण द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। व्यक्ति या समुदाय संपूर्ण के विरुद्ध किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते। इस संबंध में हॉब्स अब बात शुरू स्वीकार करता है वह है व्यक्ति की आत्मसुरक्षा का अधिकार। हॉब्स न केवल आंतरिक शांति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी संपूर्णता को असीमितता का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार युद्ध और शांति का एकमात्र निर्णायक संपूर्ण ही है। संपूर्ण के द्वारा दूसरे राज्यों के साथ युद्ध शांति समझौता का मार्ग अपनाया जा सकता है। उसे अपनी इच्छानुसार सैनिक शक्ति के प्रयोग का अधिकार है। हॉब्स के अनुसार संपूर्णता अविभाज्य है, अदेय है। संपूर्णवादी संपूर्णता का कोई गुण किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकते और न ही किसी अन्य को उपयोग करने के लिए भागीदार बना सकते। हॉब्स की विचारधारा में स्वाधीन और स्वतंत्र चर्च के लिए कोई स्थान नहीं है। हॉब्स के शब्दों में
चर्च ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का एक संघ है जो एक संप्रभु के अधीन संगठित है और संप्रभु की आज्ञा से ही अपना सम्मेलन कर सकता है। संप्रभु को ही धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने का अधिकार है। राज्य के अंतर्गत अन्य नियमों की भांति चर्च का प्रधान संप्रभु ही होता है। संक्षेप में हॉब्स ने शासक को अपनी परंपरागत प्रबंधन से मुक्त कर ऐसे संप्रभु को प्रतिपादन किया है कि विधि, प्रशासन, अधिकार, न्याय, नैतिकता, युद्ध, शांति धर्म का एकमात्र स्रोत है। हॉब्स का स्पष्ट मत है जनता का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों की पालना करना है, चाहे वह आदेश ईश्वरीय कानून या प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध क्यों न हो। संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने और यहाँ तक है उसको प्राण लेने का अधिकार है, क्योंकि जनता की संपत्ति या प्राण उसकी सत्ता से ही सुरक्षित हैं। वाहन के अनुसार हॉब्स एक निरंकुशवाद की स्थापना करता है। अब यहाँ पर हम व्यक्तिवाद की भी बात कर लेते हैं। व्यक्तिवाद के संबंध में मानव राज्य, मानव स्वभाव संबंधी जो धारणा है, मानव स्वभाव संबंधी धारणा है। ये प्रथम संस्था है। साथ ही प्रथम संस्था है और यहाँ पर हॉब्स ने जो कुछ भी किया है वो व्यक्ति के लिए किया है। यहाँ पर आम इंसान कर दिया है। व्यक्ति ने, हॉब्स ने जो कुछ भी किया वो सब व्यक्ति के लिए ही किया है। तो यहाँ पर हॉब्स के राजदर्शन में कुछ व्यक्तिवाद संबंधी तत्व भी दिखाई देते हैं और ये मान सकते हैं। हॉब्स का लेवियथन केवल संप्रभु के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने वाला ही ग्रंथ नहीं बल्कि व्यक्तिवाद का भी प्रबल समर्थक है। हॉब्स ने जहाँ एक और निरंकुश और असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, वहीं दूसरी ओर उसने विचारधारा में व्यक्तिवाद के भी स्पष्ट प्रबल दर्शन होते हैं। यह बात कॉन्ट्रडिक्शन में लगती है। व्यक्तिवाद की मूल धारणा यह है उन जितने भी संघ, समुदाय, अनुसंस्था, राज्य हैं वो सब व्यक्ति द्वारा निर्मित हैं। व्यक्ति भी ही उनकी इकाई है। ये सब अपने लिए सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक या भिन्न कुछ भी नहीं है। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति साध्य है, राज साधन है। व्यक्ति को भलाई बुराई, सुख दुख आदि को राज सदैव अन्य समुदायों की भांति भलाई बुराई, सुख दुख समझना चाहिए। डनिंग के अनुसार सिद्धांत, हॉब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार व्यक्तिवाद है। वह सब व्यक्ति की प्राकृतिक समानता पर उतना ही बल देता है जितना कि वह मिल्टन और अन्य विचारक देते हैं। सेवान के अनुसार निरंकुशता की धारणा में हॉब्स ने घोर व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। हॉब्स ही सर्वप्रथम दार्शनिक जिसने व्यक्ति को जीवित रखने के अधिकार को सर्वोपरि माना है। व्यक्ति की सुरक्षा, शांति, सभ्यता, कला, विज्ञान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य की स्थापना की है। हॉब्स निरंकुशता के लिए निरंकुशता का प्रचार नहीं करता है, किंतु वह व्यक्ति को सुखी बनाने के लिए निरंकुशता का प्रचार करता है। हॉब्स के व्यक्तिवादी धारणा में निम्न रूप में देखा जा सकता है। मानव संबंधी धारणा, मानव स्वभाव संबंधी धारणा।
हॉब्स की मानव स्वभाव संबंधी धारणा व्यक्तिवादी धारणा के अनुकूल है, समाजवाद या आदर्शवाद के अनुकूल नहीं। हॉब्स अरस्तु के समान व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी नहीं मानता, बल्कि वह असामाजिक प्राणी मानता है जो आत्म केंद्रित है, मनोवेगों, संवेगों, अहंकार, लोभ से प्रेरित है। हॉब्स की विचारधारा के अंतर्गत वह व्यक्तिवाद का मनोवैज्ञानिक तत्व है जिसके आधार पर केवल व्यक्तिवाद की धारणा ही रचना की जा सकती है। राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। हॉब्स के चिंतन में राज्य साधन है, व्यक्ति साध्य है। राज्य के लिए व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति की सुरक्षा और शांति के लिए राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के दर्शन में एक व्यक्ति का स्वार्थ के अतिरिक्त जन समुदाय और सामान्य इच्छा या सार्वजनिक हित के नाम पर कोई धारणा नहीं है। राज्य एक कृत्रिम संस्था है। हॉब्स के समझौतावादी विचारों में ये निष्कर्ष निकलता है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, उसका उपयोग मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। आत्म संरक्षण का अधिकार। हॉब्स के अनुसार अपने जीवन की रक्षा के लिए ही प्राकृतिक दशा का अंत करके के उद्देश्य से मनुष्यों ने सामूहिक समझौता किया। वह राज्य की अधीनता स्वीकार की। राज्य के बन जाने से उसके शेष सब अधिकार समाप्त हो जाते हैं, किंतु आत्म संरक्षण का अधिकार समाप्त नहीं होता है। राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना है। यदि तत्व का राज्य का कोई नियम नागरिक के जीवन को आघात करता है तो वह विरोध कर सकता है। हॉब्स के शब्दों में जनता प्रभु की आज्ञा उस समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक वह जनता को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति हो। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है प्रभु की ऐसी आज्ञाओं का पालन न करें जो अपने आप में घायल करने या भंग करने का आदेश हो। हॉब्स का व्यक्ति सेना में भर्ती होने से मना कर सकता है, और केवल इतना ही नहीं, हॉब्स तो व्यक्ति को जेल से भाग जाने का भी परामर्श देता है। राज्य के कार्यों को निषेधात्मक धारणा। आर्थिक क्षेत्र में हॉब्स हस्तक्षेप नॉन इंटरफेरेंस की नीति का समर्थन करता है। हॉब्स ने स्पष्ट कहा है उसके राज्य में व्यक्तियों को खरीदने, बेचने या आर्थिक संपदा करने या भोजन व्यवसाय आदि चुनने को अपनी इच्छा के अनुकूल अपने बच्चों को शिक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। वास्तव में उसने आर्थिक हित में हस्तक्षेप की नीति, नॉन इंटरफेरेंस की नीति का विचार किया है जो आधुनिक व्यक्तिवादियों के विचार से पूर्णतः मेल खाते हैं। निष्कर्ष में ये मान सकते हैं हॉब्स के विचारों में यह सही है। हॉब्स निरंकुशवादी होते हुए भी पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। लर्निंग के शब्दों में उसके सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवाद है। वास्तव में संप्रभु की सर्वोच्च शक्ति उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक पूरक है। व्यक्ति के लिए व्यक्ति के हित पर बल देने के कारण हॉब्स को आधुनिक व्यक्तिवाद का अग्रदूत कहा जा सकता है। आत्मसंरक्षण के अधिकार को व्यक्ति को संप्रभु की आज्ञा का प्रतिरोध करने का अधिकार देकर हॉब्स ने उसके निरंकुश सत्ता को बहुत कुछ गौण बना दिया है। उसने अपने नवीन विचारों का विकास किया है। राज्य केवल व्यक्ति के समझौते से जन्म लेता है, राज्य का जन्म होता है। इस तरह स्टूडेंट्स आज आपका हॉब्स पूरा होता है। हॉब्स के मैंने आपको सारे एस्पेक्ट, सारे पहलू मैंने आपको हॉब्स के बतलाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, और मैं समझता हूँ हॉब्स आज पूरा हो गया है। और फिर भी कोई बात हो तो अपन बात कर लेंगे जो भी। धन्यवाद।